पहले दलितों को तो खैर शुरू से ही शोषण किया जा रहा है, अब पिछड़े को भी घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। इन्हें रास नहीं आ रहा है कि पिछड़े दलित वर्ग के बेटे बेटियां, अरे चश्मा है लिपस्टिक, कहाँ से उन्हें रास आएगा। तो ये जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, मनुवाद आप पढ़ी होंगी तो जानती होंगी, दलितों के लिए क्या नज़रिया है, महिलाओं के लिए क्या नज़रिया है ना, तो वो लोग कैसे ये हजम कर पाएंगे। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लगातार इस देश में एक नारा है वो प्रचलित हो रहा है कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ही सवाल इसके साथ ये आ जाता है कि हिंदू आखिर है कौन। दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर शादी में घोड़ी पर चढ़ जाए या मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे जूतों से, चप्पलों से, लाठियों से मारा जाता है और उसको ये करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन ये सब कुछ दलित समाज से ऊपर उठकर अब ओबीसी समाज के लिए भी प्रतिबंधित हो गया है। गुजरात में ओबीसी समाज का एक दूल्हा जब घोड़ी पर निकला तो लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर मैं ये अगर कहूँ कि सबका दिन आएगा, सबकी बारी आएगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त रागिनी यादव पेरियार हैं और ये उन लोगों में से शुमार हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े लोगों पर टिप्पणी करना और उनके बारे में, उनकी कमियों के बारे में व्याख्यान करना उनसे पीछे नहीं हटती, उनके बारे में खुलकर बोलने से डरती नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा भी इन्होंने बखूबी झेला है और एक पोस्ट के लिए, पोस्ट भी नहीं बल्कि रीट्वीट या उसको सिर्फ शेयर करने को लेकर, व्यंग्यात्मक पोस्ट को सिर्फ शेयर करने को लेकर किस तरीके से किसी को कोई प्रताड़ित कर सकता है प्रशासन और किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसकी एक जीती जागती मिसाल मेरे साथ इस वक्त रागिनी यादव हैं। तो रागिनी, सबसे पहले तो मैं आपसे वही जानना चाहूँगी कि आपने जो कुछ भी झेला, आपके बाद उसके बाद आप पर FIR हुई, आप जेल गई, पूरा एक लंबा समय आपने उसमें झेला, क्यों? क्योंकि आपने एक शेयर कर दिया था एक व्यंग्यात्मक पोस्ट, जो कि हम आए दिन करते रहते हैं। राजनेताओं पर बहुत सारे व्यंग्यात्मक पोस्ट बनाए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, चुटकुले बनाए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा दौर लगता है देश में रहा नहीं है। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है राजतंत्र का रूप ले लिया है, जहाँ पे राजा का शासन होता है। यह शासन नहीं तो क्या है। पहले तो अगर प्रजा को सताया जाता था तो प्रजा एटलीस्ट राजा को कहती थी अपनी बात, उसे सुना जाता था। पर यहाँ पर राजतंत्र से भी भयानक अगर कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ कहूँगी तो ज़्यादा ही उसे व्यंग्यात्मक भी हुआ तो उसे अश्लील और अभद्रता करार दे दिए जाएंगे। इस बात का मुझे अभी भी भय है। जिस तरह से नॉर्मल बातों के लिए मुझे जो सज़ा मिली, उस बात से अभी भी कहीं ना कहीं मैं भयभीत हूँ। कह रही हूँ फिर भी डर रही हूँ कि क्या कुछ ऐसा जुबान से निकल जाए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बुरा लग जाए। मैं कहूँगी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहा नहीं। राजतंत्र, राजशाही, तानाशाही हावी हो गई है। और जहाँ तानाशाही हावी हो जाए वहाँ किस शब्द को क्या शब्द बना दिया जाए, हम आप या कोई भी तय नहीं कर सकता। ये शायद वह राजा ही तय करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है। जिस शब्द का आपने अभी जिक्र किया, थोड़ा आगे आ जाइए, जिस डर का भी आपने जिक्र किया कि मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो डर है, क्या यही डर पैदा करने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है? शायद हाँ, क्योंकि जहाँ पे जनतंत्र से लोग जीत नहीं सकते ना, वहाँ पे साम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है और वो शायद चुनाव में बखूबी लोग जानते हैं, शायद उसे सत्यापित नहीं कर पाते हैं। तो जब तक वह भय नहीं बनाएंगे ना, उनका जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है यही बात हो। इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग आए दिन लिखते रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया को लाया गया इस प्लेटफॉर्म को कि लोग अपने विचार रख सके। पोस्ट शेयर करते वक्त या इस तरीके की कोई व्यंग्यात्मक कोई भी शैली में कुछ लिखते वक्त आपने कभी सोचा था कि इसके लिए आप पे कानूनी कार्रवाई होगी और जेल तक का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि चुनाव के वक्त जब अमेठी में कई जगह पे रैलियां हो रही थी तो खुद सत्ता पक्ष के जो माननीय हैं उनके ट्विटर अकाउंट से फर्जी पोस्ट, मतलब एडिटेड पोस्ट मतलब लगाए जा रहे थे, जिसमें जनता को एडिटेड, जहाँ भीड़ नहीं है और आप बहुत सारे भीड़ दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं आप जनता को एडिट कर रहे हो ना। तो मैंने भी उसी तरह की एडिटेड जो व्यंग्यात्मक पोस्ट है उसको शेयर किया कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा राजगद्दी पे बैठ के वैसा काम करे तो प्रजा क्या करेगी? पर प्रजा को क्या हुआ? जेल में ठूस दिया गया। किसके द्वारा? उसी राजा द्वारा जो खुद ऐसे संदेश देता है।
जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि किस तरीके से ओबीसी समाज को भी अब टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन ये सवाल बार बार आता है कि हिंदुओं में आता कौन कौन है। आप दलितों को हिंदुओं से अलग कर देते हैं, अब आप ओबीसीज को भी कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, जो आपके रीति रिवाज हैं वो आप फॉलो नहीं कर सकते, तो हिंदू एक होंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो तथाकथित हिंदू लोग हैं, जिसमें गिने चुने चंद जातियाँ ही आती हैं, वो हिंदू बनना चाहते हैं मुसलमानों से अलग। पर ये जो हिंदू शब्द है ना, मुगलों का दिया हुआ शब्द है ना। और हिंदू क्या है मुझे तो पता नहीं हिंदू क्या है। अगर फिर भी इसमें मैं कह रही हूँ कि मैं हिंदू क्या हूँ, तो लोग मुझे कहेंगे कि हाँ तुम तो हिंदू नहीं हो। तथाकथित चंद लोग हिंदू में शामिल है जो सवर्ण होते हैं। पहले दलितों को तो खैर शुरू से ही शोषण किया जा रहा है, अब पिछड़े को भी घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। इन्हें रास नहीं आ रहा है कि पिछड़े दलित वर्ग के बेटे बेटियां, अरे चश्मा है लिपस्टिक, कहाँ से उन्हें रास आएगा। तो ये जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, मनुवाद आप पढ़ी होंगी तो जानती होंगी, दलितों के लिए क्या नज़रिया है, महिलाओं के लिए क्या नज़रिया है ना। तो वो लोग कैसे ये हज़म कर पाएंगे। और हाँ, ओबीसी को क्यों नहीं मतलब हजम कर पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि दलित शोषितों को के साथ लड़ने वाला भाई एक लौता ओबीसी है। उच्च वर्गीयों ने तो उन्हें हमेशा सताया है। कोई दलित वर्ग के लिए कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो, कुछ हो, वहाँ पे ओबीसी समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं। तो अगर उन्हें दबाया नहीं जाएगा तो अपना शासन कैसे कायम किया जाएगा? मनुवादियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा। इसलिए जब वो दलितों के साथ करते थे, अब वो ओबीसी के साथ भी करने लगे हैं। आपके नाम के पीछे जो आपने ये पेरियार लगाया है, खुद से लगाया आपने? तो ये अपने आप में बेहद एक सेंसिटिव चीज़ है कि रागिनी यादव पेरियार पूरा नाम आपका है। तो ये पेरियार उनके गले की हड्डी हमेशा से रहे हैं। उन्होंने लगातार, पेरियार ने उनके जो भी ये हिंदू समाज है और जो उनकी जो मनुवादी सोच है जिन लोगों की, उन पर लगातार वो हमले करते रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज भी पेरियार की मूर्तियाँ खंडित की जाती हैं, उन्हें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके नाम के पीछे लगा ये पेरियार भी एक कारण रहा था उनमें से? बिल्कुल, आपने कहा कि जैसे वो गले के हड्डी बने हुए थे, आज की इन मनुवादियों, पाखंडियों, ब्राह्मणवादियों की गले की हड्डी मैं हूँ। मैं जेल गई हूँ, मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये बोलने के बाद भी मुझे सताया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, ट्रोल किया जा सकता है। पर क्या है ना कि सच को मन के अंदर या कहीं भी दबाया नहीं जा सकता। जो सच है वो निकल ही जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं पाखंड को, अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानती। और धर्म के नाम, मुझे धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ में जो हथकंडे, अंधविश्वास, जो लोगों को लूटने खसूटने की बात की जाती है चंदा के रूप में, अंधविश्वास के रूप में, मैं उसका विरोध करती हूँ। और ये धर्म के नाम पे दुकान चलाने वालों को रास नहीं आता, इसीलिए मैं भी रागिनी यादव किसी को रास नहीं आती। और पेरियार अंधविश्वास के विरोधी थे, मैं भी विरोधी हूँ। उन्हें वो महानायक पसंद नहीं आए तो हम कहाँ से पसंद आएंगे। पेरियार नाम लगाने के पीछे एक और बड़ा रीज़न था कि जात पात कुछ नहीं मानते हैं। भले ओबीसी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है जात पात के लिए, लेकिन अगर हम जात पात मानते तो कृष्ण लगा लेते ना अपने नाम के आगे, पेरियार क्यों लगाया? किसी को भी प्रेम करना, अपनाना, वो होता है समानता का भाव, स्नेह का भाव, ना कि बड़ी बड़ी भाषण देना। तो उन्हें, पेरियार जी को मैंने आत्मसात किया है। दूसरा बात, जो हमारे दलित पिछड़े वर्ग के नेता क्रांतिकारी रहे, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पेरियार जी को अभी भी गिने चुने लोग जानते हैं। मेरे फॉलोअर्स बहुत है, तो मेरे नाम के थ्रू एटलीस्ट लोग जाने पेरियार कौन है, पूछे, इसलिए मैंने उनका नाम लगाया। और एक तरह से उनके उद्देश्यों को मैंने अपने भीतर आत्मसात किया है। बहुत शुक्रिया आपका रागिनी यादव, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से, इसी बेबाकी के साथ अपनी राय रखती रहें और ये कानूनी लड़ाई जो आप लड़ रही हैं, इसमें आपको जीत भी हासिल हो। थैंक यू।